नमस्कार बच्चों, मैं सूरज तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत करता हूं। बच्चों, कक्षा 12वीं की केमिस्ट्री की क्लासेस लगातार आपके YouTube चैनल पर प्रोवाइड हो रही हैं और लगातार आपको मैं अवगत भी करा रहा हूं कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको याद करना है। सारा तरीका बता रहा हूं, समझा भी रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको ठोस की द्रव्य में विलेयता पढ़ाई। मैंने द्रव्य विलयन से संबंधित विलेयता पढ़ा रहा हूं। इसमें पहला टॉपिक था हमारा ठोस की द्रव्य में विलेयता। आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वो है गैस की द्रव्य में विलेयता। मतलब द्रव्य में गैस हो। अभी द्रव्य में ठोस था, अब द्रव्य में गैस हो। उससे पहले हम कुछ आपको और सारी चीजें बता दें। जैसे पहली चीज आप जान लीजिए, विलीनीकरण क्या होता है। विलीनीकरण, विलीनीकरण नहीं, विलीनीकरण। सॉरी, ये वाला चूड़ा है। विलीनीकरण, विलीनीकरण। चलिए देखते हैं विलीनीकरण क्या होता है। विलीनीकरण को जानने के लिए थोड़ा सा हम पीछे क्यों जाते हैं। देखिए, मैंने आपको जब विलेयता पढ़ाया तो उस विलेयता में सबसे पहले ठोस की द्रव्य में विलेयता, मतलब द्रव्य में आप कोई ठोस डालो तो वो मैंने विलेयता पढ़ाई। समझे? एक पात्र लीजिए, इस पात्र में आप क्या डाल दीजिए, जल। जल को भर दीजिए, H2O, जल। इस जल में कोई भी ठोस मिले, जैसे नमक ही डाल दीजिए, NaCl। और इस जल में जब ठोस NaCl डालेंगे तो ये घुलने लगेगा और इस तरह घुलेगा कि पूरा का पूरा घुल जाए। इस प्रक्रिया को हम विलीनीकरण कहते हैं। जब किसी ठोस विलेय को किसी द्रव विलायक में घोला जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विलीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विलीनीकरण। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? मैंने बोला कि जब किसी ठोस विलेय को किसी द्रव विलायक में घोला जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विलीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विलीनीकरण। तो इसकी परिभाषा आप नोट कीजिए कि जब ठोस विलेय को जब ठोस विलेय को द्रव विलायक में घोला जाता है तो इस प्रक्रिया को घोला जाता है तो वो घुलने लगता है। ये भी लिख सकते हैं, जब किसी ठोस विलेय को किसी द्रव विलायक में घोला जाता है तब वो घुलने लगता है। तब वह घुलने लगता है। इस प्रक्रिया को विलीनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को विलीनीकरण कहते हैं। बनेगा? जब किसी ठोस विलेय को द्रव विलायक में घोला जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विलीनीकरण। किसी भी द्रव विलायक में, कोई जरूरी नहीं है कि आप पानी में ही, बेंजीन में एक द्रवीय विलायक है, तो किसी में भी, दूध में शक्कर डाल दीजिए, घुलने लगे, वो विलीनीकरण कहलाता है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि किसी भी द्रव विलायक में कोई ठोस विलेय आप घोल दीजिए तो जो पूरी प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, विलीनीकरण कहलाएगी। इसी से संबंधित एक और टॉपिक है, इस ठोस की द्रव में जो विलेयता है इसी में संबंधित है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या है? क्रिस्टलीकरण क्या है? बिलियन, कोई बिलियन है, मान लीजिए कोई बिलियन है, मान लीजिए शरबत की मैं बात कर रहा हूं।
ठीक है। इस विलयन में आपने ठोस विलय को डाला, जब विलयन में ठोस विलय को डाला तो जो विलयन के विलय होंगे वो ठोस विलय के साथ संघट्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? संघट्ट कर लेंगे। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी? क्रिस्टलीकरण। मतलब कहने का तात्पर्य कि जो शरबत में नमक है और जो बाहरी चीज आप डाल रहे हैं वो आपस में संघट्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और क्या बना देंगे? विलयन से अलग हो जाएंगे। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी आपकी? क्रिस्टलीकरण कहलाएगी। मतलब शरबत में जैसे ही आपने कोई ठोस विलय डाला और जब ठोस विलय डाला तो जो शरबत का जो विलय होगा, जैसे NaCl प्लस H2O, तो ये NaCl इस ठोस विलय के साथ संघट्ट करके अलग हो जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। तो इसकी भी परिभाषा नोट कीजिए कि विलयन में से कुछ विलय के कण विलयन में से कुछ विलय के कण ठोस विलय के साथ संघट्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? संघट्ट हो जाते हैं। अब जब संघट्ट हो गए तब वह विलयन से अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण कहते हैं। समझ आया? विलयन में जो विलय होंगे वो ठोस विलय के साथ आपस में संघट्ट हो जाएंगे और विलयन से अलग हो जाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी आपकी? क्रिस्टलीकरण कहलाएगी। चल, इसको हम मिटा देते हैं, फिर आगे चलते हैं। चले, हम बात कर रहे थे द्रव्य विलयन की। किसकी बात कर रहे थे? द्रव्य विलयन। मैंने आपको बताया था कि जो दो पदार्थ आपस में जब मिलकर, दो या दो से अधिक पदार्थों आपस में मिलकर सामांगी मिश्रण बनाते हैं और यदि ये सामांगी मिश्रण द्रव अवस्था में प्राप्त होता है तो कौन सा विलयन कहलाता है? द्रव्य विलयन कहलाता है। और ये द्रव्य विलयन जो है, अगर विलायक द्रव अवस्था में, निश्चित कर दीजिए कि विलायक हमेशा आपका किस अवस्था में होगा? द्रव अवस्था में। तो ठोस प्लस द्रव, द्रव प्लस द्रव, गैस प्लस द्रव। पिछली वीडियो में मैंने आपको ठोस प्लस द्रव के बारे में बता चुका है, कैसे किसी भी द्रव में ठोस घुला रहता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वो मैंने पिछली वीडियो में बता चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाइए प्लेलिस्ट में जाइए या अपने हमारे चैनल में जाइए और उस वीडियो को देखिए। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं बच्चों, साथ में लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अगर मन होगा तो कमेंट भी कर दीजिएगा, लेकिन सुझाव जरूर दीजिएगा अपना कि इस टॉपिक में आपको समझ में आया है कि नहीं। एक अच्छा शिक्षक वो नहीं है जो आपको नोट्स बना दे, सारी बातें बता दे, नहीं नहीं नहीं, वो अच्छा शिक्षक नहीं है। एक नॉलेज तो आज के जमाने में आप देखिए गूगल पर है, चैट जीपीटी पे है, वो अच्छा शिक्षक नहीं है। एक अच्छा शिक्षक वो है जो आपके माइंड में ये बात को बता दे, नोट करा दे कि ये चीज आपको समझ में आ गई है, वो अच्छा शिक्षक है। तो मेरी बात को समझिए कि ठोस की जो द्रव में विलेयता है या द्रव में घुला हुआ ठोस जो है वो मैंने आपको बता चुका, लेकिन आज हम आपको गैस द्रव में गैस पढ़ाएंगे।
द्रव में गैस। द्रव में गैस, जब भी मैं द्रव में गैस की बात करता हूं सीधी सी बात मुझे याद आती है सोडा वाटर। सोडा वाटर, गर्मियों का सीजन चल रहा है, सोडा वाटर का यूज चलता है। जब सोडा वाटर देखें तो सोडा वाटर में होता है H2O प्लस CO2, ठीक, सोडा वाटर। अब सोडा वाटर में ध्यान से देखिए कि द्रव है आपका जल, और जल में घुली कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, समझे मेरी बात। तो द्रव में गैस घुली हुई है, तो सोडा वाटर द्रव में गैस का उदाहरण है। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक, गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए, पहला नंबर है गैसों की प्रकृति। नेचर ऑफ गैस। गैस की प्रकृति पर गैसों की द्रवों में विलेयता को कैसे प्रभावित करता है, ये एक्सप्लेन करने में जा रहा हूं। बच्चों मैं बता दूं कि किसी भी गैस की जो प्रकृति होती है वो उसकी विलेयता को प्रभावित करती है। अब गैस की प्रकृति कैसी होती है, गैस जो होगी वो दो प्रकार की हो सकती है, या तो गैस आयनीकृत हो सकती है या गैस आयनीकृत नहीं हो सकती। जो गैसें विलायकों के साथ घुलकर यौगिक बनाए, जो गैसें विलायकों के साथ घुलकर यौगिक बनाए वो अधिक घुलनशील होती हैं, जबकि जो गैसें विलायक के साथ घुलकर यौगिक नहीं बनाती वो कम घुलनशील होती हैं। अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं बच्चों कि कौन सी गैस अधिक घुलनशील है किसी द्रव में, तो आप इस आधार पर बताएंगे कि जिन गैसों में विलायक से घुलकर यौगिक बनाती हैं वो गैसें अधिक घुलनशील होती हैं, और जो गैसें विलायक से घुलकर यौगिक नहीं बनाती वो कम घुलनशील होती है। मैं आपको बता दूं कि यौगिक तभी बनेगा जब आप आयनीकृत होंगे। तो कहने का तात्पर्य मैं दो गैसों की चर्चा करता हूं। एक गैस है बच्चों NH3 प्लस जल, जल में घुली अमोनिया, और दूसरा है O2 इन जल, पानी में ऑक्सीजन। अब दोनों गैस, ये भी द्रव इसमें घुली गैस, ये भी द्रव इसमें घुली गैस, अब इसमें कौन सा अधिक घुलनशील है, तो सीधी सी बात है अमोनिया NH3 प्लस H2O क्रिया करके बनाता है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक यौगिक है। अब O2 नहीं बनाता है जल के साथ, O2 नहीं बनता है, तो O2 जब नहीं बनता तो कम घुलनशील है। तो सीधी सी बात है गैस की प्रकृति से द्रवों में गैसों की विलेयता या गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करता है। जो गैसें विलायक में घुलकर यौगिक बनाती हैं वो अधिक घुलनशील होती हैं, लेकिन जो गैसें विलायक में घुलकर यौगिक नहीं बनाती वो कम घुलनशील होती हैं। उदाहरण के लिए जल में घुली अमोनिया, तो लिख लेंगे। तो पहला पॉइंट भी आपका ये आया कि जो गैसें विलायक में घुलकर यौगिक बनाती हैं या आयनीकृत हो जाती हैं, वह गैसें अधिक घुलनशील होती हैं। जैसे जल में घुली
अमोनिया जल में घुली अमोनिया गैस। ठीक है, चलिए अब दूसरा पॉइंट भी मैं बगल में लिख देता हूं कि ठीक है, यही बगल में लिख देता हूं मैं, ये नीचे लिख दें, ये बगल में लिख देते हैं। दूसरा पॉइंट भी ये है बच्चों कि जो गैसें जल में घुलकर यौगिक नहीं बनाती हैं, वह गैसें कम घुलनशील होती। जैसे जल में घुली ऑक्सीजन गैस, बनेगा। सीधी सी बात है, जो गैसें जल में घुलकर यौगिक बनाएंगी वो अधिक घुलनशील होंगी, जो गैसें जल में घुलकर यौगिक नहीं बनाएंगी वो कम घुलनशील होंगी। पहला तो हो गया प्रभावित करने वाला कारक। दूसरा कारक, इसको हम मिटा दें, आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा टॉपिक है हमारा प्रभावित करने वाले कारक में ताप का प्रभाव, तापमान का प्रभाव। पहली बात तो आपको एक बात मैं बता दूं कि जब भी किसी द्रव में आप गैस खोलेंगे, जब भी किसी द्रव में आप गैस को घोलेंगे, उदाहरण के लिए मैं इधर आ जाऊं और घोल के दिखाऊं आपको, जब भी किसी द्रव में गैस को घोलेंगे, कोई भी द्रव में गैस को घोल दीजिए, CO2 O2 कुछ भी, पक्का 100% मैं बता रहा हूं कि इसमें ऊर्जा या ऊष्मा मुक्त होगी। जब भी किसी गैस को द्रव में घोलेंगे तो हमेशा ऊष्मा मुक्त होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि द्रव प्लस गैस, द्रव प्लस गैस तो बनाएगा विलयन प्लस ऊष्मा। यह ऊष्मा क्षेपी क्रिया है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, पहली बात तो आपको यहां से एक चीज ये मिल गया कि जब भी किसी द्रव में आप गैस को घोलेंगे तो वो उससे ऊष्मा मुक्त होगी, अर्थात वो कौन सी अपक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। फिर अब मेरी बात को समझिए, ले सातेलिए सबको पता है, वैज्ञानिक है, उन्होंने एक बात बोली थी कि जब भी आप रासायनिक अपक्रिया में छेड़खानी करोगे ना, वो आपका विरोध करेगी। आप ताप को बढ़ाओगे तो अपक्रिया क्या करेगी, ताप को कम करेगी। आप ताप को कम करोगे, अपक्रिया ताप को बढ़ाएगी। हम चाहते हैं कि भैया अपक्रिया का ताप बढ़ जाए, लेकिन अपक्रिया क्या करेगी, ताप का विरोध करेगी, तो ताप को क्या करेगी, कम करना चाहेगी। अपक्रिया ताप को कम करना चाहेगी। अब ताप कब कम होगा, जब विलयन प्लस ऊष्मा से द्रव और गैस बने। जब ऊष्मा अवशोषित होती है तब ताप कम होता है। तो विलयन प्लस ऊष्मा से द्रव तथा गैस बने, मतलब पश अपक्रिया की ओर आए, पीछे अपक्रिया की ओर आए, तब क्या होगा, ताप कम होगा। और जब पीछे की ओर आएगा तो ताप कम होगा, ताप कम होगा। तो जब पीछे की ओर आएगा तो क्या, ताप कम होगा। लेकिन विलयन से जब टूटेगा तब ना द्रव अलग होगा, गैस अलग होगा। शरबत जो है, नहीं सॉरी, सोडा वाटर जो है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाए, पानी अलग हो जाए तो विलेयता बढ़ेगी घटेगी, बिल्कुल विलेयता घटेगी।
मैंने बोला कि ताप तुम बढ़ाना चाहते हो, अब क्रिया तुरंत विरोध करेगी और ताप को कम करना चाहेगी। अब क्रिया जब ताप को कम करना चाहेगी तो कब ताप कम होगा, जब उष्मा को अवशोषित कर ले। तो विलयन प्लस उष्मा से क्या बन जाए, द्रव प्लस गैस। और जब विलयन प्लस उष्मा से द्रव प्लस गैस बनेगी तो विलेयता घटेगी, क्योंकि सोडा वाटर से पानी और क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो विलेयता तो घट रही है। अगली बार क्या है सिचुएशन, इस बार हम ताप को कम करना चाह रहे हैं। जब आप ताप को कम करना चाहोगे तो अब क्रिया ताप को बढ़ाना चाहेगी। अब क्रिया ताप को बढ़ाना चाहेगी। और ताप कब बढ़ेगा, जब द्रव प्लस गैस से क्या बने, विलयन प्लस उष्मा, मतलब आगे की ओर जाए, अग्र अपक्रिया की ओर। अग्र अपक्रिया की ओर, आगे की ओर जाए। जब विलयन प्लस उष्मा द्रव व गैस बनती है तो पीछे की ओर आ रही थी, लेकिन इस बार द्रव प्लस गैस से विलयन प्लस उष्मा। उष्मा बनेगी कहां बनेगी, जब ताप कब बढ़ेगा, जब उत्पाद में उष्मा हो। ताप कब कम हो, जो अभिकारक में उष्मा हो। तो इस बार ताप को आप बढ़ाना चाह रही है क्रिया, तो आगे की ओर जाएगी, और आगे की ओर जाएगी तो विलेयता बढ़ेगी। तो इससे आपको निष्कर्ष ये मिला कि अगर आप गैस की द्रव में विलेयता में ताप का यह प्रभाव हो रहा है कि ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता घटेगी, ताप कम करेंगे तो विलेयता बढ़ेगी। अर्थात ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता घटती है, जबकि ताप को कम करने पर विलेयता बढ़ती है। बनेगा, सरल सी बात थी। ताप को आप बढ़ाओगे तो विलेयता घटेगी, ताप को कम करोगे तो विलेयता बढ़ेगी। तीसरी बात, गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाली तीसरी बात, चलिए मिटा देते हैं इसको हम। गैस की प्रकृति हो गई, ताप का प्रभाव हो गया। अब आती है बात तीसरी, दाब का प्रभाव। प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, प्रेशर का इफेक्ट। आप एक कंटेनर लीजिए, एक मशीन है जिसमें कंचे भरे हुए हैं, बॉटल, भरे हुए हैं, ये खांचे बने हुए हैं और इनसे जुड़ी हुई एक ये आपकी टंकी है, CO2 की टंकी। यहां पास प्रेशर लगाने का, अब मेरी बात समझिए, ये एक ऐसा यंत्र है बच्चों जिसमें क्या है कि बोतल रखे हुए हैं और इस बोतल में जल हमने भर दिया है। जल हमने क्या कर दिया है, भर दिया है। अब हम क्या करते हैं, प्रेशर को लगाते हैं, मतलब प्रेशर को बढ़ाते हैं। जब प्रेशर बढ़ता है तो यहां से गैस निकलकर इस जल में घुलने का प्रयास करती है, और जैसे प्रेशर को हम बढ़ाते जाते हैं तो गैस में जल घुलती जाती है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि दाब जब हमने बढ़ाया तो गैस की टंकी से गैस निकलकर जल में घुलने लगी।
दाब को रोक दिया तो घुलना बंद हो गई। तो कहने का मेरा सीधा सा तात्पर्य है कि प्रेशर आप बढ़ाओगे तो जल में गैस की विलेयता बढ़ेगी, प्रेशर को आप कम कर दोगे तो जल में गैस की विलेयता कम हो जाएगी। तो ये पूरा इफेक्ट प्रेशर पर है। दाब बढ़ाओगे तो गैस की द्रव में विलेयता बढ़ेगी, दाब घटा दोगे तो गैस की द्रव में विलेयता घटेगी। तो जब सोडा वाटर को बनाया जाता है बच्चों, तो क्या होता है कि हैंडल द्वारा प्रेशर लगाया जाता है, और जैसे प्रेशर लगाया जाएगा तो CO2 की टंकी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलकर जल में घुलने लगती है और सोडा वाटर का क्या हो जाता है, निर्माण होने लगता है। तो अर्थात कहने का मेरा तात्पर्य है कि दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता बढ़ती है। बनेगा? मैंने पूरी बात बता दी आपको कि प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस की टंकी से गैस निकल के जल में घुलने लगेगा तो विलेयता बढ़ेगी। सीधी सी बात है, बहुत सरल सी बात मैंने बताई। और देखो बच्चों क्या है कि आप कोई भी चीज पढ़ोगे तो उसको एक्सपेरिमेंटल चीज देखोगे। जहां आज के जमाने में गर्मी चल रही है, गर्मी सीजन चल रहा है, आप कहीं पास भी जाइए और गन्ने का जूस बनते हुए देखिए, गन्ने को जूस को जैसे ही मशीन में डाला जाता तो प्रेशर लगाया जाता तो गन्ना क्या होता है, जूस निकलता है। बस फर्क है वहां पास गैस की टंकी नहीं है, लेकिन प्रेशर से ही विलेयता बढ़ती है। प्रेशर कम विलेयता कम। रिजल्ट, जब टीचर आप पर प्रेशर डालता है, पढ़ने के लिए डालता है, तब आप पढ़ते हो तो आपका रिजल्ट अच्छा आता है। जब टीचर कुछ भी नहीं बोलता, टीचर की कोई भी प्रेशर नहीं रहता, तो आप पढ़ते नहीं हो तो आपका रिजल्ट कम हो जाता है। प्रेशर बढ़ता है तो रिजल्ट अच्छा आता है, प्रेशर कम तो रिजल्ट कम। उसी प्रकार से जब प्रेशर बढ़ता है तो गैस की द्रव्य विलेयता बढ़ती है। आज आपको हमने विलीनीकरण के साथ क्रिस्टलीकरण और गैस की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ाया। मैंने विलीनीकरण यह बताया कि जब भी किसी द्रव्य विलायक में आप ठोस को घोलोगे तो घुलने लगता है, यह प्रक्रिया विलीनीकरण कहलाती है। और विलियर में कुछ विलेय के कण जो हैं ठोस विलेय के कण के साथ संघट्ट हो जाते हैं और अलग हो जाते हैं, वो क्रिस्टलीकरण। गैस की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में मैंने बताया गैस की प्रकृति। मैंने बताया कि जो गैसें विलायक के साथ क्रिया करके यौगिक बनाती हैं वो अधिक घुलनशील, जो गैसें विलायक के साथ क्रिया करके यौगिक नहीं बनाती कम घुलनशील। दूसरी बात मैंने बताई तापमान, ताप बढ़ाओगे तो विलेयता घटेगी, ताप कम करोगे तो विलेयता बढ़ेगी। तीसरी बात दाब का प्रभाव, मैंने बताया दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता बढ़ती है। आपके सामने प्रयोग है ही। तो अगर आपको पूरा का पूरा सिद्धांत समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और बच्चों लाइक करना ना भूलिएगा, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ज्ञान है, ज्ञान लोगों तक पहुंचना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर।